इसके बाद जिरल लॉयड के दोस्तों को भी लक्सा बनाने में मदद करता है। लॉयड कहता है कि जितने ज्यादा लोग इसका यूज कर पाएंगे उतने अच्छे से वो एक्सपेरिमेंट कर पाएगा, और वो जिरल से कहता है कि वो उनके लिए भी एक पाथ बना दे ताकि वो बिना रिचुअल के डिवाइन सॉर्सरी को यूज कर पाए। वो तो सिर्फ मैंने आपके लिए किया था और एक और बंदे के लिए, मैं इनके लिए वो नहीं करूंगा। चलो वो सब ठीक है, क्या तुम ग्रिम की तरह अपना साइज छोटा नहीं कर सकते ताकि कम लोगों का ध्यान तुम पर जाए? मैं कर सकता हूँ, पर मैं इस घटिया बकरे जैसा क्यों दिखूं? अब ये मत कहना, अपने साइज को तुम छोटा भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सुन के जिरल चिढ़ जाता है और खुद को एक पीली सी बर्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो प्रिंस लॉयड, मेरी नई ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लगी? लेकिन लॉयड उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था और अपने चाय पीने में व्यस्त है। इसके बाद जिरल उन्हें बताता है कि एशर प्यूरिफिकेशन क्लास की डिवाइन सॉर्सरी यूज कर रही थी जो कि इविल क्रीचर्स को खत्म कर देती है। इसके बाद वहाँ पर वो दोनों गुंडे आ जाते हैं जो कि लॉयड को देखकर उसके ऊपर अटैक करने वाले थे, और हमें पता चलता है कि वो लोग लॉर्डेस के रहने वाले हैं और गैलीलिया के लिए काम करते हैं। मास्टर लॉयड, मैं नहीं जानता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर इनकी गलती के लिए मैं अपनी उंगलियां आपको ऑफर करना चाहता हूँ। वही उन गुंडों को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग इस छोटे से बच्चे से इतनी इज्जत से क्यों बात कर रहे हैं, और वो उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं। लेकिन लॉयड अपनी ग्लो स्पेल का यूज करके उनका हृदय परिवर्तन कर देता है और वो दोनों अब बड़े ही अच्छे इंसान बन चुके हैं, और वो लॉयड से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि जो उन्होंने उसकी बहन के साथ किया था वो उसके लिए भी माफी मांग लेंगे। वहीं जब जिरल को पता लगता है कि उन दोनों ने क्या किया था, वो उन्हें मारने के लिए जाने लगता है और उन लोगों से पूछता है कि रेन और बेबीलोन ने इन दोनों को क्यों नहीं पहचाना था। कालिया कहती है कि वो लोगों से थोड़ा दूर ही रहते थे इसलिए वो उन्हें नहीं जानते। दूसरी तरफ हम बेबीलोन को देखते हैं जो कि अभी तक चर्च में ही है और उसका बनाया हुआ खाना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन पेस्टर इस बात से दुखी था कि लॉयड एक दिन के बाद ही यहाँ से चला गया। वहीं जिरल ने बेबीलोन को भी डिवाइन सॉर्सरी सिखा दी है और जाने से पहले लॉयड ने उससे कहा था कि वो यहाँ पर सब चीजों का ध्यान रखे। इसके बाद लॉयड अपने घर में वापस आ जाता है। वहीं जिरल खुश था कि वो लॉयड के साथ आया है क्योंकि उसकी जिंदगी स्वर्ग से भी ज्यादा मस्त है, लेकिन उसका ठरकपना यहाँ पे भी बाहर आने लगता है। तो ग्रिम खींच के उसे थप्पड़ मारता है। तभी एक कबर्ड से दूसरा लॉयड बाहर आता है जो देखकर जिरल कंफ्यूज हो जाता है। ग्रिम उसे समझाता है कि एक वुडन डॉल है जिसे कि लॉयड ने अपने छोटे मोटे काम करने के लिए बनवाया है। ये सुन के जिरल सोचने लगता है कि वो वुडन डॉल को पोजेस कर सकता है और फिर मेट्स के साथ नहाने जा सकता है। लेकिन ये सुन के ग्रिम फिर से उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अगर उसने डॉल को हाथ भी लगाया तो उसे वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। आगे लॉयड कह रहा होता है कि वो गोल्स को मारने जाएंगे क्योंकि डिवाइन सॉर्सरी को टेस्ट करने के लिए अनडेड से लड़ना सबसे बेस्ट तरीका है। तभी वहाँ पर सिल्फा आ जाती है और लॉयड उससे कहता है कि वो उसके साथ गूल हंटिंग पर चले, और वो तुरंत ही उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो ग्रेट डेन ब्रिज की तरफ जाने लगते हैं जहाँ की कहा जाता है कि बहुत सारे गूल्स होते हैं, पर रन को यकीन नहीं होता कि उस जगह पर गूल्स रहते हैं क्योंकि उसके आसपास का एरिया बहुत ही चहल पहल वाला है। लॉयड सिल्फा से पूछता है कि क्या वो अपने सेंसेस का यूज करके गूल्स का पता लगा सकती है, लेकिन सिल्फा कहती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि गूल्स और सड़े हुए खाने की स्मेल एक जैसी होती है। तभी वहाँ पर सेरिया और एशर आ जाते हैं जो कि उन्हें साथ में पैनकेक खाने के लिए इनवाइट करने आए थे। ये सुनते ही जिरल उनके साथ जाने के लिए उछलने लगता है, लेकिन ग्रिम उसे चुप कराता है और कहता है कि उन्हें पहले गूल्स को हंट करना है। पर लॉयड भी पैनकेक्स खाना चाहता था तो वो उनके साथ चले जाते हैं और ग्रिम कहता है कि ये पहली बार है जब उसने लॉयड को इतना एक्साइटेड देखा था। लॉयड कहता है कि पैनकेक्स इतने ज्यादा टेस्टी होते हैं कि उनका टेस्ट बिल्कुल मैजिक जैसा लगता है, और सारिया उसे टिप्स देने लगती है कि उसे पैनकेक्स को कैसे खाना चाहिए। इसके बाद वो सभी लोग पैनकेक्स खाने लगते हैं और एशर उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो वो उसे बताते हैं कि वो यहाँ पर गूल्स को हंट करने आए हैं। एशर उन्हें बताती है कि बहुत सारे लोगों ने चर्च का सहारा लिया है क्योंकि उनके ऊपर गूल्स ने अटैक किया था, और उसे उन एरियाज के बारे में बताती है जहाँ पर गूल्स को देखा गया था। लेकिन जितने एडवेंचरर्स भी उन्हें मारने के लिए गए थे वो सब अभी मिसिंग है। वहीं इन सब चीजों की वजह से सारिया नहीं चाहती थी कि उनकी परफॉर्मेंस फिर से कैंसिल हो जाए क्योंकि इस बार किंग और पोप दोनों उनकी परफॉर्मेंस को अटेंड करेंगे। आगे रैन सभी गूल्स को हराने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो नहीं चाहती कि गूल्स बाकियों की जिंदगी को तबाह करना जारी रखें। इसके बाद वो ग्रेट डीन ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं, पर रैन को समझ नहीं आता कि यहाँ पर गूल्स आखिर होंगे कहाँ। तो लॉयड बताता है कि वो जरूर नालियों की तरफ होंगे। वहीं सेंसस तेज होने की वजह से शीरो और सिल्फा को पहले ही बदबू आने लगती है, लेकिन लॉयड अंदर जाना चाहता था क्योंकि उसे मिसिंग एडवेंचरर्स की फिक्र हो रही है, खासकर उसकी जिसे उसने पहले भेजा था। तो अभी सोर्स में से टाउ बाहर आती है जो कि उसे गले लगा लेती है और वो खुश थी क्योंकि लॉयड को उसकी फिक्र हो रही थी। तो अभी सिल्फा उसके टकले पर मारती है और बताती है कि लॉयड यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वो अपनी डिवाइन सॉर्सरी को टेस्ट करना चाहता था। आगे लॉयड उससे पूछता है कि क्या गूल्स स्टोर के अंदर छुपे हुए हैं, पर टाउ उसे बताती है कि जब वो अंदर थी वो खो गई थी और उसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उसने लॉयड की प्रेजेंस फील की वो वहाँ से बाहर निकल पाई। टाउ बताती है कि सुअर्स के अंदर वो ची का यूज नहीं कर सकती तो वहाँ से जाने लगती है। बस इतनी सी बात, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करके वहाँ से सारे डार्क मायाज़मा को खत्म कर देता है। इसके बाद वो सोर्स के अंदर चले जाते हैं जहाँ जाने पर उन्हें पता लगता है कि लॉयड के मैजिक ने उस
एरिया के अंदर सब कुछ साफ कर दिया था और इसकी वजह से टाओ पहले की तरह थकी हुई महसूस नहीं कर रही थी। लेकिन चीजें अब इतनी ज्यादा चमचमा रही थी कि ग्रिम को उन सबसे तकलीफ होने लगती है और हवा साफ होने की वजह से टाओ भी की का यूज कर पा रही थी। तो वो अपनी स्पेशल डिटेक्शन स्किल का यूज करके एरिया को सर्च करने लगती है, जिसकी वजह से उसे गूल्स की लोकेशन का पता लग जाता है। आगे रेन टाओ को मेट के कपड़े देती है और वो उन्हें वहां पर ले जाती है जहां पर गूल्स थे। लेकिन शीरो लॉयड के प्यूरिफाई किए हुए एरिया से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन फिर भी वो लॉयड के लिए अंदर चला ही जाता है। वहीं लॉयड को किसी चीज की स्मेल नहीं आ रही थी, तो वो स्पेशल डिटेक्शन को यूज करने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी उसके पास टाओ आ जाती है और पूछती है कि वो उसकी स्किल्स का यूज कैसे कर सकता है। सिल्फा फिर से उसे हिट करती है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं लॉयड उससे पूछता है कि वो अपनी तलवार को क्यों नहीं लेकर आई। सिल्फा बताती है कि वो अपनी अच्छी खासी तलवार को साफ सुथरी रखना चाहती है। ये सुन के टाओ को लगता है ये परफेक्ट मौका है उनके कंपटीशन का, लेकिन सिल्फा इन सब में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो वो कहती है कि जो भी कंपटीशन को जीतेगा वो लॉयड के साथ डेट पर जाएगा। ये सुन के सिल्फा भी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है और रेन कहती है कि वो भी इसमें हिस्सा लेना चाहती है। इसके बाद शीरो को चेज करते हुए वहाँ पर काफी सारे गूल्स आ जाते हैं। वो तीनों चोर यहाँ लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन लॉयड उन्हें रोक देता है और डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके उन तीनों को लक्सा के वेपन दे देता है ताकि वो उन्हें टेस्ट कर सके। सबसे पहले उन गूल्स से लड़ने टाओ पहुंच जाती है और एक एक करके 4 गूल्स को हरा देती है। लेकिन तभी सिल्फा आकर उसे रोक देती है और उसके किल्स को चुराने लगती है और बड़ी ही जल्दी उसका भी स्कोर 4 पहुंच जाता है। टाओ उससे कहती है कि वो अपने रास्ते जाए, लेकिन सिल्फा उसे समझाती है कि वो तो बस वेपन को टेस्ट कर रही है। और हाँ, एक और बात, तुम्हारे किल्स काउंट नहीं करते, तुमने अपने वेपन का यूज नहीं किया था। जिसकी वजह से वो दोनों फिर से आपस में बहस करने लगते हैं और लगातार एक दूसरे के किल्स चुराते ही जाते हैं। उन दोनों को देख के लग रहा था जैसे उनकी टक्कर बराबरी की हो, लेकिन रेन बेचारी पीछे रह गई थी क्योंकि वो तो उनसे कैजुअली लड़ रही है, पर वो भी लॉयड के साथ डेट पर जाना चाहती थी। तो वो अपने वेपन को पॉइजन से एन्चेंट करती है और एक गूल के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उस गूल से टच होते ही उसका वेपन ही टूट जाता है। अच्छा, मतलब अगर डिवाइन सॉर्सरी में कुछ छेड़छाड़ की जाए तो वो कमजोर हो जाती है। थैंक्स रेन, तुम्हारी वजह से मुझे एक आइडिया आया है। इसके बाद वो फिर से उसे एक वेपन पकड़ा देता है। रेन को लगता है कि ये पहले वाला ही वेपन है, लेकिन जब वो गूल को हिट करती है इससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो समझ जाती है कि वो पहले से ही पॉइजनस है। ये असल में पॉइजनस नहीं है, बल्कि वेपन के टच होते ही उसकी प्यूरिफिकेशन एबिलिटी उस गूल के अंदर फैलने लगती है। अब डिवाइन सॉर्सरी पूरी तरह से बदलने वाली है क्योंकि अब वो लॉयड के हाथ लग चुकी है। इसके बाद वो तीनों लड़कियां गूल्स को मारना जारी रखती हैं और हम देखते हैं कि उन तीनों के स्कोर बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। और अब वहां पर सिर्फ एक ही गूल बचा था, लेकिन जब वो तीनों उसके ऊपर अटैक करने जाती हैं, वो गूल एक झटके में ही उन्हें पीछे ढकेल देता है। इसके बाद हम फिर से उसी आदमी को देखते हैं जिसने फादर को गले से पकड़ा हुआ था। मुझे सिक्योरिटी पहले ही बढ़ा देनी चाहिए थी, कुछ घुसपैठिए आ चुके हैं। और वो उस छोटे से भूत से कहता है कि वो फादर की बॉडी पर कब्जा कर ले ताकि वो चर्च में फ्रीली घूम सके। लेकिन एशर भी इन सब चीजों को देख लेती है और घबराई हुई उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं वो तीनों लड़कियां घायल होने के बावजूद भी फिर से उठती हैं। वहीं रेन को एक धागा दिखता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। टाओ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन तभी अचानक से वो उसके सामने ही बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर सिल्फा वहां आकर उसे बचा लेती है और टाओ उसे बताने की कोशिश करती है कि वो अपने पैर को मूव नहीं कर पा रही थी। तो सिल्फा उसे बताती है कि उसे अपने हाथ भी अजीब से महसूस हो रहे थे। तभी वो मॉन्स्टर लॉयड के ऊपर धागा फेंकता है, लेकिन लॉयड उसे कैच कर लेता है और जब वो उसकी पावर्स को सेंस करता है उसकी डर के मारे बुरी हालत हो जाती है। मौका देखकर वो तीनों लड़कियां उसके ऊपर साथ में अटैक करती हैं, लेकिन वो इसे भी डॉच कर लेता है। दूसरी तरफ लॉयड उस धागे को एनालाइज कर रहा था और उसे पता लगता है कि एक स्पाइनल थ्रेड है। रन बताती है कि उसने भी उस धागे को देखा था और उसने उस मॉन्स्टर के बारे में पहले भी सुना हुआ है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब जेड रन को न्यूरॉन ब्लाइडेड के बारे में बता रहा था, जिसकी बॉडी माना से बनी हुई स्पाइनल थ्रेड्स बनाती है। जब वो थ्रेड किसी इंसान के शरीर को छूता है वो मॉन्स्टर उस हिस्से को कंट्रोल कर सकता है। उसके पूरे शरीर पर स्पाइनल थ्रेड्स लिपटे हुए हैं जिनके ऊपर अटैक्स को डॉज करने के लिए और काउंटर अटैक करने के लिए माना सिग्नेचर लगा हुआ है। इसकी वजह से उसकी रिएक्शन स्पीड बहुत ज्यादा है। सिविल वॉर के दौरान उसे बायोलॉजिकल वेपन की तरह भेजा गया था और उसके रास्ते में जो भी आया उसने उसे मार दिया, चाहे वो उसके साथी ही क्यों ना हो। तो उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। यहाँ तक कि दिल में गोली मारने के बाद भी वो जिंदा बच गया था। आखिर में एक क्लिफ पर धमाका करके उसे समुद्र में गिरा दिया गया और पूरे समय वो बुरी तरह से तड़प रहा था। वहीं प्रेजेंट में वो तीनों लड़कियां अब स्पाइनल थ्रेड्स को देख पा रही थी। वहीं सिल्फा को समझ नहीं आता कोई वो मूव कैसे कर पा रहा है जबकि उसकी मौत पहले ही हो गई है। रन को लगता है कि शायद ये उसके ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस की वजह से है, लेकिन लॉयड को नहीं लगता कि वो एक घूल है क्योंकि उसके पास अभी भी उसकी पुरानी मेमोरीज हैं। ताओ कहती है कि उन्हें ये सब छोड़कर बस उसके ऊपर अटैक करने पर फोकस करना चाहिए और वो उसके
थ्रेड्स को डॉज कर लेंगे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो थ्रेड्स उनके चारों तरफ है, जिसके बाद वो उन्हें जमीन पर पटक देता है। इसके बाद हम फिर से उसी आदमी को देखते हैं जिसे वो रेत कहता है कि वो एशर को पोजेस करना चाहता है क्योंकि उसका फिगर उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वो घोस्ट उसे पोजेस करने जाने लगता है, लेकिन तभी बेबीलोन उसके ऊपर अटैक कर देता है और साथ ही उस आदमी के हाथ में भी चाकू घुसा देता है। लगता है तुम भगवान के रास्ते से भटक गए हो, मेरे साथ भजन गाना चाहोगे? मेरे पास इन सब फालतू चीजों का समय नहीं है। जिसके बाद वो अपनी बॉडी को अजीब तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वहीं तीन सेक्सी लड़कियों को नीचे गिरा हुआ देखकर जिरल को उस मॉन्स्टर के ऊपर गुस्सा आने लगता है। वहीं वो तीनों लड़कियां फिर से उठ खड़ी होती हैं और अब वो उसके लड़ने के तरीके को समझने लगी थी। वो फिर से अपने स्पाइनल थ्रेड से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों उससे बचकर मॉन्स्टर के पास पहुंच जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो तीनों के अटैक को ब्लॉक कर देता है और मुक्का मार के टावर रन को वहां से दूर फेंक देता है। सिल्फा अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और अब क्योंकि उसके दोनों हाथ फंस चुके थे, रन उसके ऊपर चढ़ के अपने पॉइजन का यूज करती है। लेकिन जिरल कहता है कि पॉइजन गूल्स के ऊपर काम नहीं करता, लेकिन तभी वो गूल जमीन पर गिर जाता है और लॉयड समझ जाता है कि रन ने न्यूरोटॉक्सिन का यूज किया था, यानी उसने उसे पैरालाइज कर दिया है। और इससे पहले कि उसका असर कम होता, टाओ उसके ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन अटैक करने के दौरान उस मॉन्स्टर का कंट्रोल वापस आ जाता है और टाओ बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पाती है। और हम देखते हैं कि उसकी स्पाइनल थ्रेड्स चीजों को काट भी सकती हैं। टाओ अपनी स्किल का यूज करके उसके धागों को पकड़ लेती है और फिर अपने ग्लव के साथ उसे सिल्फा की तरफ फेंक देती है और सिल्फा अपने लायंस रोल टेक्निक का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो उड़ता हुआ दूर चला जाता है। रन को लगता है कि उन्होंने उसे हरा दिया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा अटैक करने से पहले ही उसके रिफ्लेक्सेस वापस आ गए थे। दूसरी तरफ ब्लाइडेड वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, जो कि अपने मास्टर के पास जाने से पहले सरफेस पर मजे करना चाहता था, लेकिन तभी लॉयड उसके ऊपर अटैक करके उसके पैर को उड़ा देता है। लॉयड को अपने सामने देखकर उस मॉन्स्टर की फट जाती है। वहीं दूसरी तरफ उन तीनों लड़कियों के लिए लॉयड ने सुसु जाने का बहाना बनाया था। वहीं वो मॉन्स्टर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने लगता है, जहां उसके साथ सिर्फ अन्याय ही हुआ था और ऐसे ही दुख भरी जिंदगी जीते जीते उसकी मौत हो गई। पर क्योंकि एक गोस्ट के तौर पर भी वो कमजोर था, वो किसी ताकतवर इंसान को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, तो उसका बदला अधूरा ही रह गया। लेकिन तभी उसे उसका मास्टर मिला, जिसने उस मॉन्स्टर की बॉडी उसे दिखाई और उस बॉडी का यूज करके उसने उन सब से बदला ले लिया जिसने उसे सताया था। लेकिन इसके बाद उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो अपने मास्टर के पास वापस आ गया और उसका मास्टर ही उसकी दुनिया बन गया। इसके बाद हम प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहां लॉयड अपने लक्सा का यूज करके एक जायंट एंजल को समन करता है। उसे देखकर ब्लाइडेड और भी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने मास्टर की याद आती है और उसे लगता है कि लॉयड उनके लिए खतरा हो सकता है। तो डर के मारे कांपने के बाद भी वो उससे लड़ने का डिसाइड करता है। वो अपने पैर को वापस से सिल के जोड़ लेता है और लॉयड के ऊपर अटैक करने जाने लगता है। वो एंजल के सभी अटैक को डॉज कर रहा था, लेकिन इस दौरान उसका एक हाथ कट जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं रुकता और लॉयड की तरफ बढ़ता ही जाता है। लेकिन लॉयड के पास जाकर वो उसके बैरियर से टकरा जाता है और रियलाइज करता है कि उसके पास जीतने का कभी कोई चांस था ही नहीं। लेकिन जब वो गिरने वाला था, वो एंजल उसे कैच कर लेती है और लॉयड ये देखकर खुश था कि उसने फाइनली ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना बंद कर दिया है। तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? लॉयड उसे बताता है कि वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग है। एक सेकंड, तुम बात कर सकते हो? तुम ये पहले नहीं बता सकते थे? लगता है मैंने जितना करना था उससे ज्यादा डैमेज हो गया। इसके बाद लॉयड उससे पर्सनल सवाल करने लगता है और अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि वो उसके बारे में और जानना चाहता है। ये सब सुन के ब्लाइडेड इमोशनल हो जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन इमोशनल होने की वजह से वो रोने भी लगता है। वहीं ग्रिम और जिरल उसकी तारीफ करने लगते हैं क्योंकि फट के 4 होने के बावजूद भी वो लॉयड से लड़ रहा था। लॉयड से लड़ने में बहुत हिम्मत लगी थी। मेरी पिछली जिंदगी की मुश्किलें इसके सामने कुछ भी नहीं थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं लॉयड जैसे इंसान का हाथ भी छू पाऊंगा। तभी ब्लाइडेड याद करता है कि उसके मास्टर ने उसे लूमा मैक्सिमा नाम की स्पेल दी थी, जो कि अगर टूटती है तो उसकी बॉडी के साथ साथ उसकी आत्मा भी तबाह हो जाएगी। वहीं वो पिल टूट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ काफी तेज रोशनी होती है और उसका पूरा शरीर राख में बदल जाता है। दूसरी तरफ उस आदमी को पता लग जाता है कि न्यूरॉन ब्लाइडेड हार चुका है। उस स्पेल की वजह से ग्रिम घायल हो गया था, तो लॉयड उसे हील करने लगता है। वहीं जिरल को समझ नहीं आता कि वो मॉन्स्टर लूमा मैक्सिमा का यूज कैसे कर पा रहा था, क्योंकि वो काफी एडवांस्ड स्पेल है और उसे बहुत कम बीइंग्स यूज कर पाते हैं। मरते हुए उस ब्लाइडेड की आवाज लॉयड को सुनाई देती है, जो उससे कहता है कि वो उसके मास्टर को संभाल ले। इसके बाद लॉयड उसकी तलवार को उठा लेता है। दूसरी तरफ बेबीलोन एशर से कहता है कि वो फादर को लेकर यहाँ से चली जाए, लेकिन एशर को उसकी फिक्र हो रही थी, तो वो कहता है कि वो उसकी फिक्र ना करे, यहाँ पर वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो उसे किसी को मदद के लिए भी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद एशर वहाँ से चली जाती है। वहीं बेबीलोन यहाँ पर किसी और को नहीं आने देना चाहता था, क्योंकि उसे लगता है कि इस आदमी को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन तभी बेबीलोन देखता है कि वो कब से जमीन को ही घूरे जा रहा है। मेरे बाप थोड़ी
थोड़ी देर और ऐसे रुक जा, एशर के जाते ही मैं भी 9-11 हो जाऊंगा। लेकिन तभी वो बेबीलोन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बेबीलोन हवा में जंप करके उसके अटैक से बच जाता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब लॉयड ने बेबीलोन को चर्च का ध्यान रखने के लिए कहा था, क्योंकि उसकी जिंदगी खतरों का सामना ही बीतते हुए गई है, तो वो किसी भी खतरे को पहले पहचान सकता है और कहता है कि वो उसके ऊपर भरोसा करता है। बेबीलोन उस बंदे के अटैक को डॉज करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे डर क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि वो आदमी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसे लगता है कि लॉयड ने जरूर उसे कोई बफ दिया होगा और वो उस आदमी के पीछे पहुंच जाता है। वो जानता है कि उसके अटैक्स उस आदमी के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो वो लॉयड की तरह ग्लो स्पेल का यूज करता है ताकि वो उस बंदे का हृदय परिवर्तन कर सके। लेकिन उसके पास इतना माना नहीं था जो एक ही अटैक काम कर पाता, तो वो उसी सेम स्पेल को लगातार कास्ट करने लगता है और उसे लगता है कि इतनी रोशनी में वो आदमी भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी वो आदमी बेबीलोन की छाती के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन उसने आदमी का ध्यान इतनी देर के लिए भटका दिया था कि एशर फादर को लेकर वहां से दूर जा चुकी है।